भी कवियों की एक बहुत लंबी परंपरा है। भोलानाथ टहलरी को आप जानते होंगे, अजोर जी मौली में है, वो कई प्रबंध काफी लिखे हैं। कामेश्वर द्विवेदी जी हैं, ये संजीव गुप्ता आवल गावल जाओ, उनका कविता संग्रह है। वो मनक जी हैं। तो इन लोगों की परंपरा में आते हैं, लेकिन सबसे इतर इसलिए हो गए कि इन्होंने एक कविता जो इनको पहचान दी। जब ये कहीं जाते हैं, करना में का मैंने बुलाया, तो इनके नाम को लोग नहीं जानते, कहते हैं गौरों का वाले। कवि की पहचान जब कविता बनाने लगे, वो आगे आगे चलने लगे, तो ये एक विशिष्टता है, एक विशेषता है। तो इस कविता एक कविता ने इसकी पहचान बनाई। मैं चूंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे कवि मित्र शायद दिखाई दे रहे हैं, आनंद जी को नहीं जानते होंगे, हम लोग नहीं जानते। एमडी सिंह इनकी किताब जो अथर्वा मैं वही बन हूं, उसका वो भोजपुरी अनुवाद करे थे हम थे और गुरु जी थे। वो एक ही कविता है, बहुत मोटी कविता है, और वो प्रकृति को संरक्षित बचाने का प्रयास, उसका प्रयास किया इन्होंने। इसके लिए मैं विशेष रूप से सादर छोटे अग्रज नमन के साथ बधाई मैं दे रहा हूँ आपको उस अथर्वा के लिए। और उसके साथ ही मैं मंच पर बुला रहा कि सभी लोग आनंद जी को देखने, उसकी चर्चा जगह जगह से हो रही है, और आप कुछ आनंद जी पर आदरणीय बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, यह एक बहुत खूबसूरत जगह लगी मुझे, और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। लोकजीवी कवि श्री अनंत देव पांडे अनंत जी, ये भी विचित्र बात है। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय समालोचक डॉक्टर मानहता राय जी, हमारे पारिवारिक अभिभावक जयप्रकाश नारायण छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, और मेरे मार्गदर्शक गुरुकुल प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के सर्वाधिक जो बड़े हेतु अभिनेत हैं, अत्यंत आदरणीय वंदनीय सुकवि, और जिनके माध्यम से हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे श्री अनंत देव पांडे जी, तीरथ जी, नवगीतकार और पत्रकार श्री हिमांशु जी, और कार्यक्रम का जो संचालन करते हैं वो भी हमारे पारिवारिक अग्रज है, और उनका बड़ा आशीर्वाद देता है ऐसे कवि और संचालक। कवि को मैं पहले ही रखूंगा, लोग उनको संचालक पहले बना देते हैं और कवि को उनका पीछे छूट जाता है। ऐसे श्री हरिनारायण सिंह हरीश जी, इस बड़े विशाल प्रशस्त हॉल में, जिसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि लहुरी काशी में ऐसी प्रशस्त जगह है बैठने की। सचमुच में बहुत ये क्या नाम है, हाँ कोई नाम कर कविता, और खास तौर से भोजपुरी कविता का एक बहुत वृहद संसार है, और वह केवल गाजीपुर तक ही नहीं है, बल्कि पूर्वांचल से बाहर भी जहां जहां भोजपुरी है वहां वहां भोजपुरी के बहुत अच्छे कवि हैं, जिनकी चर्चा नहीं करते या नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं जो सुदूर देशों में भोजपुरी में कविता लिख रहे हैं, मैंने उनकी कविताएं सुनी हैं, और निश्चय कविता का जो गुण है, जैसा कि हमारे अग्रज मित्र श्रीकांत पांडे जी कहते हैं, बल्कि उनसे मेरी बात चलती रहती है, वो अर्थशास्त्र के हैं, कहते हैं साहित्य जो केवल संवेदना है, मेरी बात होती रहती है उनसे। तो निश्चय ही साहित्य संवेदना है, और कविता उस संवेदना का सर्वाधिक इंटेंस, सबसे गहरा, सबसे उत्कट रूप से प्रभावित करने वाला जो अंश है वो कविता ही है। और यह यूं ही नहीं है कि दुनिया की सारी भाषाओं में सबसे पहले कविता ही आई, गद्य नहीं आया। भाषाएं छोड़िए, धर्मों के भी लिहाज से देखिए तो सारे धर्म ग्रंथ भी कविता में ही अवतरित हुए।
नाजिल हुए, अपौरुषीय वाणी के रूप में आए, चाहे पौरुषीय वाणी के रूप में आए। तो कुछ न कुछ कविता की विशेषता तो है। आखिर अनंत देव पांडे जी ने अपनी इस कविता में क्या ऐसा विशेष कहा है जो आप नहीं जानते? आप सब जानते हैं, ढेकी चूल्हा, आपू, इतनी चीजें गिनाई गई है। लगभग पुराने जमाने के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 50-55 साल के आसपास की है, उनका संबंध गाजीपुर नगर में रहते हुए गांव से है, क्योंकि ये शहर भी ग्रामीण शहर है। ये उस तरह का कोई महानगर नहीं है जिसकी जड़ें ही लोक संस्कृति से कटी हुई हो। जैसे कि शिवाजी लोक साहित्य बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, शैलेंद्र जी तो मेरे प्रणाम में है, और बड़े आदरणीय हैं, गंगेश जी हैं। तो इस शहर का नाता ग्रामीण संस्कृति से है। इसके बावजूद हमें कविता क्यों अपील करती है, वो कारण क्या है? गाँव बुझाते रही थे, काहे नीक लगता एक सुन लेके पढ़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये समझने की बात है कि साहित्य कहाँ उपस्थित होता है। मैं पांडे जी को भी संबोधित करके बात करूंगा। ठीक बात है, अर्थव्यवस्था बदल गई है। अर्थव्यवस्था के बदलने से बहुत दूर तक संस्कृति के कुल टेक्सचुअलिटी बदल जाती है, और वो बदलाव होगा ही होगा। उस बदलाव से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कविता में सार रूप में एक बात कही गई है जो मैं देख सका। इसका सार क्या है? काहे गाँव लिखे बुझा, क्योंकि दोस्त देवे के बड़ी ना कोई वजह तो है कि गाँव लिखे बुझा। इस पूरी कविता में 186 पंक्तियों में एक जगह उन्होंने कहा है कि उसका कारण क्या है। आखिर क्या कारण है गाँव लिखे बुझा? जैसे किसी का चेहरा है, हम कहें पहचान में लिखे आवा, क्या है लिखा, कोई वजह होगी ना उसकी। वो वजह क्या है? और वही संस्कृति विमर्श है कविता। कवि के पास भी संवेदना के साथ एक चिंतनात्मक धरातल है। वो परेशान है। किस चीज से परेशान है? दुनिया के ऐसे बदलाव से जिसमें वह अपनी संगति नहीं बिठा पा रहा। उन्होंने आत्मनिवेदन में लिखा है कि मेरा कहीं ट्रांसफर हो गया और मैं जाने लगा, समय बीतता गया, मैंने देखा घर से गांव से चीजें गायब होती चली जा रही हैं, उनकी जगह नई चीजें, हल की जगह नए हल, मशीनी हल, ट्रैक्टर आ रहे हैं। ऐसे परिवर्तन छोटे छोटे हो रहे हैं। उस परिवर्तन से कवि को एक धक्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उससे अपने को एसोसिएट नहीं कर पा रहा, जोड़ नहीं पा रहा, वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि संवेदनात्मक जुड़ाव जिस हल से था, वही संवेदनात्मक जुड़ाव ट्रैक्टर से नहीं हो पा रहा। लेकिन कारण क्या है? कारण के रूप में कहा है इन्होंने अंतिम पंक्तियों में कारण को उल्लेख किया है। कुछ मूल्य विध्वंस, जैसे जगह जगह टीवी नाचता, नाच नाच जहर बांटता। तो ये परिणाम बता रहे हैं कि टीवी के आने से परिणाम हो रहा है। मगर इसके मूल में क्या है? इसके मूल में कहते हैं कि तपत रहल गांव का अदमी, तपत रहल गांव का अदमी, सुख सुविधा में बहल अदमी, पछुआ ठाट बाट के आगे आपस दोनों फाटे लेके। जो पछुआ हवा है, वेस्टर्न मूल्य है, कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति की जो आंधी है, वह इतनी तेज गति से प्रभंजन की तरफ चलती हुई लाइक हरिकेन बहाए चली जा रही है। तो दो बातें आ गई। बात एक कि पश्चिमी संस्कृति में बहुत ज्यादा ताकत है, उसके सामने आपकी संस्कृति कमजोर है। एक बात को आगे देखो, कहते हो जो पेड़ आंधी से उखड़ जाते हैं तो कहना पड़ेगा कि पेड़ कमजोर, आंधी की गति बड़ी तेज थी, और जो आंधी में भी खड़े रहे वो पेड़ ज्यादा मजबूत है। अब इस कविता में एक और बात है जो इसके शीर्षक में नहीं है, जिधर हरिनारायण सिंह जी ने, हरीश जी ने संकेतित किया। गौमो एक पद, जो गौमो है वो भी काम नहीं रहा। यानी पश्चिमीकरण की आंधी ने शहर को ले लिया, मूल्यों को ले लिया, हमारी परंपराओं को ले लिया। हमारे पास संस्कृति के मूल्य जो बचते हैं, जिनसे हम अपनी राष्ट्रीयता या अपनी जातीयता की पहचान करते हैं, जिससे हमको लगता है कि हम हैं, वह सब मिटता चला जा रहा है। अब कवि का ध्यान एक जगह पर टिका हुआ है कि ये अंतिम चीज भी कहीं चली न जाए, वो गांव है। इसलिए कहता है गांवों। अब ये गांवों का मतलब हो गया कि अब कुछ और नहीं बचा है।
यह एकमात्र चीज बची थी। अब यह भी जाओ तो है परिवर्तन की मांग कर रहेगा। ये बात आनंद देव जी कह रहे हैं। और इस बिंदु पर आने के लिए कवि के भीतर जो सौंदर्यानुभव एस्थेटिक्स होता है, काव्य विवेक, वह काव्य विवेक कहां से मिलता है? वह मिलता है जीवन विवेक से। जो उन्होंने दो पंक्तियों में कहा, कविता लिखल और कविता जियल और। तो जो जीवन विवेक है, केवल काव्य विवेक से कविता लिखी जा सकती है, लेकिन चिरस्थायी कविता, ऐसी कविता जो हमारे मन में प्रविष्ट होकर हमें बदल रही हो, ऐसी कविता बहुमूल्य कविता होती है। और ऐसी बहुमूल्य कविता लिखने के लिए ही अनंत देव पांडे अनंत जी अनंत कालों तक गाजीपुर नहीं रही, इसके बाद सदा याद किए जाएंगे। इसलिए कविता महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें हाल प्रसाद चटई कठनाई खड़ाऊ बनाई का उल्लेख कर दिया गया। ये तो कवि का जाल है। एक मछुआरे का जाल महत्वपूर्ण नहीं होता, वो मछली महत्वपूर्ण होती है जिस जाल को फेंक कर वो ले आता है। तो जो मीनिंग है, उस मीनिंग को ट्रैक करने के लिए, उसी एक बात को ट्रैक करने के लिए इतना बड़ा जाल खड़ा किया है कविता का। एक छोटी सी बात को पकड़ने के लिए कि जो वेस्टर्नाइजेशन है, और वेस्टर्नाइजेशन शब्द भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और एक बुद्धिजीवी लोग भी यहां बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनको पता होगा दीपंकर गुप्त की किताब है मिस्टेकन मॉडर्निटी। अगर कहीं मिले तो पढ़े, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। मिस्टेकन मॉडर्निटी, दीपंकर गुप्त संयुक्त के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, उनकी बड़ी मशहूर किताब है ये मिस्टेकन मॉडर्निटी। उसमें कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टिफिकेशन। वेस्टिफिकेशन और वेस्टर्नाइजेशन ये दोनों में फर्क है। वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण। भारत में, आजाद भारत में जिस जमाने के गांव की बात याद की जा रही है, वो आजादी के आसपास के गांव हैं। और 60 के दशक के बाद, हरित क्रांति के बाद गांव बदले हैं। यानी जो हमारी नीति की अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था से ताने यहां की वजह जुड़ जाती है। जो पंचवर्षीय नीतियां बनती हैं वो किस तरह बदलती हैं हमारे रहन सहन को, गांव गुर्बे को। और फिर अनंत देव पांडे जैसे एक सौंदर्य चेतना वाले व्यक्ति को आना पड़ता है बताने के लिए कि गांव क्यों नहीं बुझा रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, गांव खुदा है। कहा गया है कि भारत गांव का देश है, और निश्चय ही जब गांव बदल जाएगा तो भारत में भारत नहीं रहेगा, भारत बदल जाएगा। आज जो भारत नहीं है, उसका प्रधान कारण यही है कि गांव बुझाते नहीं थे। तो देश भी देश कैसे बुझाएगा भाई? गांव ही तो देश था हमारा जीवन सामुदायिक जीवन था, कम्युनिटी लाइफ थी हमारी। हम कम्युनिटी के लोग हैं, हम इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लोग नहीं है, व्यक्तिगत उन्नति की सभ्यता वाले सभ्य सुसंस्कृत लोग हम लोग नहीं है। हम इतनी दूर तक भी सभ्य नहीं होना चाहते कि हम एक दूसरे से पृथक हो जाएं, एलियनेट हो जाएं। तकनीकी सभ्यता का जब बहुत ज्यादा विकास होता है तो वह धीरे धीरे व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर दी जा रही है। आप देखिए, 5 लोग घर में इकट्ठे होते हैं, सब मोबाइल देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अपने से बात ही करने को कुछ नहीं बचा। ये तकनीक आत्म केंद्रित कर दी जाती है, क्योंकि हमारी लालसाओं का विस्तार करती है। गांव हमारी लालसाओं को समेटता है, चादर उड़ाता है। देखो भाई, इतनी व्यवस्था ठीक नहीं है। एक सामूहिक जिंदगी हम जीते आए हैं हजारों साल से, सब एक दूसरे की पालान छप्पन गोबई खाते आए हैं। अभी किसी ने कहा ना, सार क्या है? सार यही है कि गांव सामूहिकता का नाम है, सामुदायिक संस्कृति का नाम है। यह सामुदायिक संस्कृति लगातार टूटती जा रही है। उस सामुदायिकता को जबरन जोड़े रखने वाला जो ग्रामीण तकनीक की, जिसका नाम कृषि है, वह कृषि विस्थापित होती चली जा रही है। और जैसे जैसे कृषि विस्थापित होती चली जाएगी, हमारी निर्भरता एक दूसरे पर समाप्त होती चली जाएगी, और पश्चिमीकरण, जिसको वेस्टिफिकेशन कहेंगे दीपंकर गुप्ता की भाषा में, वह आदमी हमें बाहर लिए चली जाएगी। अंततः पश्चिम भी यह नहीं चाहता कि तकनीक मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दे। वेस्टर्नाइजेशन को चाहता है
औद्योगिकरण चाहता है, जिसको संधारणीय विकास कहता है। ऐसा विकास, ऐसी तकनीक जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दे, अलग कर दे, अलग कर दे, हमारे सारे मूल्य समाप्त हो जाएं, मनुष्यता ही न बचे, ऐसी संस्कृति की बात तो वेस्टर्नाइज संस्कृति भी नहीं करती है, केवल वेस्टिफाइड संस्कृति करती है, जो पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण करती है। भारत दुर्भाग्यवश आजादी के बाद ठीक से पश्चिमीकृत तो नहीं हो सका, लेकिन वेस्टिफाइड हो गया, पश्चिम से आक्रांत हो गया, पश्चिम के व्यामोह में पड़ गया और अपनी संस्कृति का सही निर्वहन भी नहीं कर सका। यह कविता बार बार इस बात को याद दिलाती है। ये कविता यह नहीं कह रही कि हम आगे नहीं बढ़ना है, तो बदलाव तो जरूरी है। प्रारंभिक संकल्प में ही कवि ने कहा, इस कविता के ठीक पहले कवि ने अपना संकल्प लिखा है, और 4 महीने पढ़कर की बात खत्म करता है। गावन का जवन स्वरूप रहल, बदलत बदलत अब गयल बदल। गावन का जवन स्वरूप रहल, बदलत बदलत अब गयल बदल। आगे कतना अब ही बदली, केहू से बैठे जा कहल। बदलाव होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का काम ही है बदलना। बदलल दुनिया का रीत रहल, ई दुनिया का प्रतीत रहल। कुछ अजब गजब बदलल ऐसन, कुछ बाउल आ कुछ नीक रहल। बदलाव में हमेशा ये होगा कि कुछ बाउल हो जाएगा और कुछ नीक होगा। जो नीक होगा उसे संभालने की जरूरत है, धरोहर की तरह, संग्रहालय की तरह। कविता भी स्मृतियों का एक संग्रहालय बनाती है, और इस नाते अनंत जी ने बहुत सारे ऐसे स्मृति कोश यहाँ पैदा किए हैं। ऐसी बहुत सारी भोजपुरी जीवन की संकल्पनाओं को, व्यवहार में आने वाली तमाम चीजों को एकत्रित किया है, जिससे इस संग्रहालय में आकर आप अपने पुरखे पुरनियों पूर्वजों के जीवन को देख सकें, छू सकें। टीएस बेबी शेरी ने कहा था कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। कवि जो होते हैं दुनिया के अज्ञात विधायक होते हैं। अनंत देव पांडे की दुनिया के अज्ञात विधायक हैं। एक तो वो ज्ञान विधायक है जिनके बारे में आप सब जानते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, और एक अज्ञात विधायक है जो प्रति संसार की रचना करते हैं, संसार के समानांतर एक ऐसे संसार की रचना करते हैं जहां हमारी जिंदगी बची रहे, हमारी खाती सुरक्षित रहे। एक कांच के दरवाजे से हम उन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, उन्हें सजोते रहे। यह कविता संजोने का उपक्रम करती है। इसके लिए अनुज देव जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं नाजीज अनाबूद अचानक बुलाया गया, जिसमें केवल मंच पे ही कविता कभी देखा और पढ़ा। मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत शुक्रगुजार अनुभव करता हूँ कि आपने मुझे 10-15 मिनट बोलने का अवसर दिया और मेरी बातों को ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पांडे जी के चुनाव बोलने की कामना करता हूँ कि अब ऐसी कविता भी लिखी जाए जिसमें गांव गांव बुझाए, गांव सब बीत जाएगा, सब बीत जाएगा तो भी कुछ गांव में बचा रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि बीज का विनाश नहीं होता, तो जो ग्राम में है, ग्राम है, उस बीज का विनाश नहीं होता। ग्राम एक वैदिक शब्द है। ग्राम का मतलब होता है चेतना का प्रस्फुटन, है ना। तो वो विनष्ट नहीं होगी, और वो रहेगी तो हंसी खुरपी नहीं भी रहेंगे तो भी जीवन चलता रहेगा। बहुत अच्छा कार्य। और भैया आप अनाहूत नहीं हैं, हमारे हृदय में है और हमेशा रहेंगे। और यहाँ से आप जुड़िए, यहाँ से कट गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सारे आयोजन में आप उपस्थित रहें।